हेलो एवरीवन, आज डेट है 10 जून 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि पोर्ट ब्लेयर को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था नोकरेक नेशनल पार्क को लेकर के। तो नोकरेक नेशनल पार्क को अगर हम मैप में व्यू करें, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में स्टेट है मेघालय और मेघालय में नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व के कोर एरिया के रूप में लोकेटेड है नोकरेक नेशनल पार्क। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्लोरा एंड फोना पाए जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। स्पेसिफिक जब भी हम किसी नेशनल पार्क को, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिस्कस करें और वो अगर न्यूज़ में है तो आपको स्पेसिफिक पता होना चाहिए कि वो कौन से स्टेट से रिलेटेड है, क्योंकि डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली स्टेट का नेम दे करके कौन सी वहाँ पर इंपॉर्टेंट हिल्स पाई जाती हैं, इनसे रिलेट करके इस तरीके के नेशनल पार्क को लेकर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। या फिर कोई भी नेशनल पार्क अगर वहाँ से कोई इंपॉर्टेंट रिवर फ्लो होती है तो भी उससे रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। तो जब भी आप कोई ज्योग्राफिकल एरिया को स्टडी करो, उसको डायरेक्टली सिर्फ उस एरिया को स्टडी ना करके इनडायरेक्टली उससे रिलेटेड जो भी बेसिक फैक्ट्स हैं उन सभी को रिलेट करके स्टडी किया करो, ताकि डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए आप उसको ईजीली क्लिक कर पाओ, राइट कर पाओ। द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले फ्रंट पेज पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिलेटेड है प्रेसिडेंशियल पोल को लेकर के। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है कि 18 जुलाई को शेड्यूल डिक्लेयर कर दिया है। 21 जुलाई को जो काउंटिंग है वोट्स की वो की जाएगी। 15 जून को नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाएगा। अब पहले इस आर्टिकल में जो बेसिक फैक्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और फिर यहाँ पर जो बेसिक टर्म्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे बाद में। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है उसकी डेट जो है वो डिक्लेयर कर दी है। वोट्स की जो काउंटिंग है वो कब होगी ये डिक्लेयर कर दिया है। देखो 24 जुलाई को जो हमारे प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद, उनकी टर्म कंप्लीट हो जाएगी। इससे आपको क्या पता चल रहा है कि टर्म कंप्लीट होने से पहले ही जो इलेक्शन है उसको कंप्लीट करवाने की कोशिश की जा रही है, ताकि जब इनकी टर्म कंप्लीट हो 5 ईयर की, उससे पहले हमारे इंडिया को नया प्रेसिडेंट मिल जाए। हालांकि जो प्रेसिडेंट है अभी प्रेजेंट टाइम में रामनाथ कोविंद, अगर उनको बीजेपी उनका नेम दोबारा से रिप्रेजेंट करती है तो वो दोबारा से भी हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में कोई भी जो नंबर है वो डिसाइड नहीं है कि एक पर्सन जो है वो कितनी बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकता है। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें यूएसए से तो यूएसए में सेम पर्सन जो है वो मैक्सिमम 2 टाइम्स वहाँ का प्रेसिडेंट बन सकता है। ओके, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने ये बोला कि नोटिफिकेशन के बारे में बात बताई गई है। इसके अलावा यहाँ पर इलेक्टोरल कॉलेज की बात कही गई है कि कौन कौन उनके पोल में पार्टिसिपेट करेगा और राज्यसभा और लोकसभा में कितने मेंबर है प्रेजेंट टाइम में, कितनी सीट वैकेंट्स हैं, ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। तो 4809 मेंबर जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, 233 राज्यसभा के, 543 लोकसभा के, 4033 एमएलए जो हैं वो स्टेट असेंबली के इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज दिल्ली एंड पुदुचेरी के जो मेंबर हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। टोटल वैल्यू यहाँ पर बताई गई है वोट्स की 10,86,431, जिसमें एमपी के वोट की वैल्यू है 5,43,200 और 700 वोट्स ईच। ओके, एंड 5,43,231 फॉर एमएलए बेस्ड ऑन द 1971 सेंसस पॉपुलेशन फिगर्स। अब यहाँ पर इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि पॉपुलेशन जो है वो 1971 की यहाँ पर ली जा रही है, उस सेंसस के जो फिगर हैं वो इसमें यूज़ किए जाएंगे और इसका यूज़ किस जगह पर किया जाएगा ये अभी हम डिस्कस करेंगे जब इलेक्शन का प्रोसीजर को हम व्यू करेंगे। ओके, यहाँ पर ये बताया गया है कि जम्मू कश्मीर को 2019 में बाइफरकेट किया गया था। पहले वो स्टेट था और स्टेट के बाद में उनका जो स्पेशल स्टेटस है आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया और उसके बाद में उनको यूटीज़ में डिवाइड कर दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो यहाँ पर ऐसा होगा कि जम्मू एंड कश्मीर का बाइफरकेशन के बाद में पहली बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहे हैं, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा।
2017 में जब प्रेसिडेंशियल पोल हुए थे तब वहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के 87 एमएलए ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। ओके, अब यहाँ पर ये बताया गया है कि क्या प्रोसीजर है इन सब के बारे में, कि जो कोविड की जो प्रोटोकॉल है उन सभी को फॉलो किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं बेसिक फैक्ट्स की, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर न्यूज़ में रही। सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो जो हमारे प्रेसिडेंट है उससे रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हम बात करेंगे। उसमें अगर हम डिस्कस करें तो जो हमारे प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं। जो भी इंडिया का प्रेसिडेंट होगा वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट होगा। अब एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं, तो एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, हमारे पीएम आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं और हमारे अटर्नी जनरल आते हैं। अब जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो पार्लियामेंट के पार्ट भी होते हैं। अब पार्लियामेंट में कौन कौन आता है, तो पार्लियामेंट में आप सभी को पता होगा कि प्रेसिडेंट आते हैं लोकसभा और राज्यसभा। ओके, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हेड ऑफ स्टेट होते हैं, लेकिन हेड ऑफ गवर्नमेंट नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ओके, जो भी एग्जीक्यूटिव के नाम पे एक्शन लिया जाता है, जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लिए जाते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट के नाम पर लिए जाते हैं। ओके, ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं प्रेसिडेंट को लेकर के। अब हम बात करेंगे इलेक्शन की, कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरीके से किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो ही पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आप ले लीजिए या फिर आप ले लीजिए पार्लियामेंट के मेंबर, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर होने चाहिए। इसमें नॉमिनेटेड जो मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। ओके, मतलब इसमें फर्स्ट पोस्ट, जैसे एमपी और एमएलए का जो इलेक्शन होता है ना, कि जैसे नेम यहाँ पर लिख रखा है, आपने जिसको भी आपको वोट देना है आपने उसके नाम के सामने वोट दे दिया। इस तरीके का प्रोसीजर जो है वो जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उसमें नहीं होता है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए उन सभी के सामने जो भी अपना वोट दे रहा है वो यहाँ पर प्रेफरेंस देगा। जैसे यहाँ पर 1 प्रेफरेंस दी उन्होंने, यहाँ पर 2 दी, यहाँ पर 3 दी, यहाँ पर 4 दी, यहाँ पर 5 दी। मतलब जितने भी कैंडिडेट हैं उनके नेम के सामने आपको प्रेफरेंस देनी होती है और फिर यहाँ पर काउंटिंग की जाती है। जितने वोट पड़े उनका मोर देन 50 + 1% वोट जिसको मिले वो जीत जाएगा। लेकिन अगर पहले नंबर की काउंटिंग में, फर्स्ट नंबर काउंटिंग में अगर किसी को इतने वोट नहीं मिले तो फिर क्या किया जाएगा कि फर्स्ट नंबर की काउंटिंग में जिसको सबसे कम वोट मिले हैं उसके वोट्स को नलीफाई कर दिया जाएगा और उसके जो वोट्स हैं उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस तो उसी पर्सन को दी गई होगी, तो उसके फर्स्ट प्रेफरेंस को नलीफाई करके उसकी जो सेकेंड प्रेफरेंस है उसको फिर एड ऑन किया जाएगा अदर कैंडिडेट्स के वोट्स में। और फिर इस तरीके से ये प्रोसीजर जब तक रेगुलर चलता रहता है जब तक फिर मोर देन मतलब 51% वोट जो हैं वो किसी को नहीं मिल जाते और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको डिक्लेयर नहीं किया जाता। इसके अलावा ये तो हमने इलेक्शन का प्रोसीजर देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं कि देखो जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का वो करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अलावा वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन, इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे जो पार्लियामेंट के जो इलेक्शन मतलब लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शन, इसके अलावा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन है ये सब करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब बात आती है जो हमारी लोकल बॉडीज़ है उनकी, तो लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। ओके, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में आपको मिक्स नहीं करना है, ये अलग बॉडी है, ये अलग बॉडी है। ओके, लोकल बॉडीज़ मतलब म्यूनिसिपैलिटीज़ और विलेज लेवल पर जो हमारे पंचायत के जो इलेक्शन होते हैं उनको कंडक्ट करवाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये दोनों में डिफरेंस है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है, तो लोकसभा या फिर राज्यसभा का सेक्रेटरी जनरल जो है वो यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर होता है। और इस बार डिसाइड किया गया है कि राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर होंगे। ओके, अगर इलेक्शन को लेकर के, प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर के कुछ भी डिस्प्यूट है तो उसकी जानकारी कौन हासिल करेगा, उसमें जो डिसीजन है या फिर उसको लेकर के इंक्वायरी कौन करेगा, तो वो करेगा सुप्रीम कोर्ट। ओके, अगर कुछ टाइम के बाद में प्रेसिडेंट के इलेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये जो पर्सन जो हमारे प्रेसिडेंट बने हैं ये गलत तरीके से बने हैं, तो इस टाइम में मान लो लगभग 1 मंथ के लिए वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे, इस टाइम में उन्होंने कोई भी एक्शन लिए हैं उनको वॉइड, नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ओके,
देखो अब बात कर लेते हैं, ये तो इलेक्शन का प्रोसीजर हो गया। अब हम बात करेंगे टर्म की, कि टर्म कितनी होती है प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट की टर्म होती है 5 साल, लेकिन 5 साल से ज़्यादा भी एक्सटेंड हो सकती है जब तक उनका सक्सेसर मतलब नया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं आ जाए। रिजाइन की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम ओथ की बात कर लेते हैं। ओथ जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज ये जो हैं वो उनको ओथ दिलवाते हैं। ओके, लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो अपना रेजिग्नेशन जो है वो वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए किसी भी पर्सन में, अगर वो प्रेसिडेंट उनको बनना है तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। अब ये बात यहाँ पर डिफरेंस आप ध्यान में रखो। देखो हमारे इंडिया में सिटीजन वो किसी भी तरीके से बना हो, आप सभी को पता है कि हमारे इंडिया में सिटीजनशिप अगर किसी को लेनी है तो उसके 5 टाइप्स हैं। 5 वेज का यूज़ करते हुए आप 5 वेज का यूज़ करते हुए आप इंडिया के सिटीजन बन सकते हो। तो उन 5 वेज के जो नेम है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। लेकिन यूएसए में जो पर्सन है वो बाई बर्थ यूएसए का सिटीजन होना चाहिए, तभी वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। तो हमारे इंडिया में सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 ईयर्स उसकी एज कंप्लीट हो गई हो। इसके अलावा वो लोकसभा इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफाइड हो, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कोई भी पर्सन अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा हो रहा है तो उसको 50 इलेक्टर्स और 50 जो प्रपोजर्स है मतलब सेकेंडर्स के रूप में उसके नाम होने चाहिए कि हाँ ये सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा आरबीआई में 15,000 रुपीज़ वो डिपॉजिट करेगा वो पर्सन, और अगर टोटल वोट जितने गिरे अगर उसमें से 1/6 वोट उसको नहीं मिले हैं तो इसकी जो ये मनी है वो जब्त कर ली जाएगी। ओके, तो ये तो कुछ बेसिक फैक्ट्स हो गए जो हमारे प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। अब यहाँ पर इलेक्शन की तो बात हो गई, लेकिन प्रेसिडेंट को इम्पीच भी किया जाता है। तो हमारे इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इम्पीच की बात ये रखी है कि अगर हमारे प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया तो उसको इम्पीच किया जाएगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किस पॉइंट के बेसिस पर है ये डिफाइन नहीं किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, लेकिन यूएस का जो प्रेसिडेंट है उसको आप बहुत पॉइंट्स के ऊपर उसको क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, उसको इम्पीच कर सकते हो। वहाँ के प्रेसिडेंट ने ट्रेजन, ब्राइबरी, हाई क्राइम्स कर दिए हों, इन सभी के बेसिस पर उनको इम्पीच किया जा सकता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है, हमने यूएस के साथ में कंपैरिजन करके देख लिया, और यहाँ पर जो हमारे इंडिया में क्या प्रोसीजर है उसको भी डिस्कस कर लिया। आपको ये बताना है कि हमारे इंडिया में जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन जो होता है, जो प्रोसीजर होता है, वो हमने कहाँ से लिया है। ओके, कौन से कंट्री से हमने ये जो प्रोसीजर है उसको एक्वायर किया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब हमने बात कर ली सारे इलेक्शन प्रोसीजर की। अब हम बात कर लेते हैं कि स्टेट का और जो लोकसभा राज्यसभा है उसका क्या रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर रहता है। देखो सबसे पहले एमएलए की वोट की वैल्यू क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। कोई भी जो स्टेट है उस स्टेट की जो पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन को जब हम डिवाइड करते हैं वहाँ पर कितने इलेक्टेड मेंबर हैं इनटू 1/1000, इससे एमएलए की वोट की वैल्यू आती है। मतलब किसी स्टेट में पॉपुलेशन ज़्यादा है, किसी स्टेट में पॉपुलेशन कम है, इसका इफेक्ट पड़ेगा एमएलए की वोट की वैल्यू पर। अब बात कर लेते हैं एमपी के वोट की वैल्यू क्या है। तो एमपी के वोट की वैल्यू है टोटल वैल्यू ऑफ एमएलए वोट्स, मतलब जितने भी एमएलए हैं पूरे इंडिया में उन सभी एमएलएज के वोट की वैल्यू जो है, एमएलए के वोट की वैल्यू अपॉन जितने भी इलेक्टेड हमारे एमपी हैं उससे डिवाइड करना है आपको, और इससे आपको पता चल जाएगा एमपी के वोट की वैल्यू। ओके, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हमने डिस्कस की हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट को लेकर के, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ओके, बहुत सारे एग्जाम में क्या होता है कि इलेक्शन के प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो भी बेसिक आर्टिकल होते हैं वो भी आपको ध्यान में होने चाहिए, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली आपको ध्यान में होने चाहिए। यूपीएससी के प्रीलिम्स में देखो इस तरीके के आर्टिकल कम पूछे जाते हैं, लेकिन आप मेंस में जैसे आंसर लिख रहे हो, जैसे इम्पीचमेंट को लेकर के आर्टिकल, इम्पीचमेंट को लेकर के कुछ प्रोसीजर पूछ लिया गया, ओके, तो उसमें आप आर्टिकल का नाम लेकर के अगर आप आंसर लिखोगे अपने मेंस में तो इफेक्टिव गिरेगा। आपको पता रहेगा, जो भी आपकी कॉपी एग्जामिन करते हैं उनको पता रहेगा कि हाँ जो स्टूडेंट है उसको बेसिक नॉलेज पता है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के। ओके, तो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली आपको ये जो सारी जो बेसिक फैक्ट्स होते हैं ना, बोला जाता है कि नहीं पूछे जाते, पूछे जाते हैं। फैक्ट्स आपको ध्यान में होने चाहिए, जो टर्म्स हैं वो आपको ध्यान में होनी चाहिए। ओके, इससे आप काफ़ी इफेक्टिव तरीके से आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है यहाँ पर, जो अदर आर्टिकल है वो रिलेटेड है, देखो राइनो इंट्रोडक्शन को लेकर के।
आसाम में आप सभी को पता है कि वन हॉर्न्ड राइनोसोरस की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। स्पेसिफिक अगर हम देखें तो काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो काजीरंगा नेशनल पार्क से ये डिसाइड किया गया था 2005-06 में कि 2020 तक के राइनो विजन 2020 चलाया गया और उसमें ये डिसीजन लिया गया था कि राइनो का जो हैबिटेट है उसको सिक्योर किया जाएगा। स्पेसिफिक काजीरंगा नेशनल पार्क से जो भी या पबितोरा जो नेशनल पार्क है वहाँ से कोशिश किया जाएगा कि वन हॉर्न्ड राइनोसेरोस की जो पॉपुलेशन है उसको मानस नेशनल पार्क में ट्रांसफ़र किया जाए। इसका मेन रीज़न ये है कि देखो जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वहाँ पर रेगुलर हम देखते हैं कि फ्लड की जो परेशानी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उनका जो नेचुरल हैबिटेट है उसको भी कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है और उनकी जो पॉपुलेशन है वो भी ख़त्म हो सकती है। तो अदर एरियाज़ में उनको डेवलप किया जाए वन हॉर्न्ड राइनोसेरोस को, तो उससे उनकी पॉपुलेशन भी बनी रहेगी और जो उनका नेचुरल हैबिटेट है वो भी एक वास्ट एरिया में डेवलप हो सकेगा। तो यहाँ पर मानस नेशनल पार्क में जो यहाँ पर जो उनका ट्रांसफ़र किया गया था तो उसको लेकर के बताया गया है कि ट्रांसलोकेशन को लेकर के जो भी प्रोसीजर, जो उनकी पॉपुलेशन की जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट टाइम में होनी चाहिए थी उसके अकॉर्डिंग उनकी जो पॉपुलेशन है, जो सेंसस है वो ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुई है। तो क्या कोशिश करनी है, ये प्रेजेंट टाइम के लेटेस्ट सेंसस में ये बातें रिवील हुई हैं। मानस नेशनल पार्क राइनो नीड ट्रांसलोकेशन सपोर्ट, मतलब वहाँ पर आपने उनको ट्रांसफ़र कर दिया लेकिन उनमें आपको सपोर्ट की ज़रूरत है कि आप उनको किस तरीके से रेगुलर मेंटेन रख पाते हो। मानस नेशनल पार्क की बात हुई है तो हम इसके मैप को व्यू कर लेते हैं। आसाम में यहाँ देखिए, एक सेकेंड, देखो आसाम की जो भूटान के साथ में जो बॉर्डर शेयर यहाँ पर करता है आसाम, वहाँ पर मानस नेशनल पार्क जो है वो लोकेटेड है। ओके, इसके अलावा आसाम के जो अदर नेशनल पार्क है उनको भी यहाँ पर शो कर रखा है, जिसमें ओरांग है, नामेरी है, काजीरंगा है एंड डिब्रू साइकोवा है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको नेम ध्यान में रखना है। और अभी हमने जो नोकरेक नेशनल पार्क डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, वो मेघालय में है। यहाँ पर गारो वाला जो एरिया है आपको सभी को पता है, 3 इंपॉर्टेंट हिल्स हैं यहाँ पर, गारो, खासी एंड जयंतिया। तो गारो का जो पार्ट है वहाँ पर नोकरेक नेशनल पार्क लोकेटेड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप सभी को पता है अभी प्रेजेंट टाइम में बीजेपी पार्टी से 2 स्पोक पर्सन ने कुछ स्टेटमेंट दिए जिसको लेकर के जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिला इंडिया को लेकर के। तो पाकिस्तान में जो भी सिचुएशन है उसको एक तरीके से रेगुलेट करने की, उसको व्यू करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। इंडिया इज़ मॉनिटरिंग द सिक्योरिटी सिचुएशन फॉर इट्स हाई कमीशन इन इस्लामाबाद इन द वेक ऑफ द कंट्रोवर्सी ओवर कमेंट्स ऑन प्रोफेट मोहम्मद, सोर्सेज सेट। ओके, तो यहाँ पर कोशिश की जा रही है। हाई कमीशन ये जो वर्ड है वो आपको ध्यान में होना चाहिए कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पर, मतलब ब्रिटिशर्स की जो कॉलोनीज जो एरिया रहे थे और वो बाद में उन्होंने कॉमनवेल्थ जो ग्रुप है उसको ज्वाइन किया, तो वहाँ पर जो एम्बेसडर जो होता है, जैसे कि हम अदर कंट्रीज़ में हमारे इंडिया के जो भी एम्बेसडर हैं फॉरेन सर्विस में जो होते हैं वो वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं हमारे इंडिया को उन कंट्री में जा कर के, जो हमारा एम्बेसी होता है वहाँ पर, तो उसको एम्बेसडर बोलते हैं। लेकिन जो भी ये ब्रिटिशर्स की जो कॉलोनी रही वहाँ पर एम्बेसडर्स को एम्बेसडर ना बोल करके वहाँ पर हाई कमीशन बोला जाता है। ओके, तो ये बेसिक फैक्ट्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 2 पर, और इसमें बताया गया है कि जो एमसीडी दिल्ली की जो अलग अलग पार्ट में डिवाइड थी, आप सभी को पता है कुछ टाइम पहले एक बिल पास किया गया और उसमें डिसाइड किया गया कि एमसीडी को अब क्या किया जाएगा, मर्ज किया जाएगा। तो 3 पार्ट थे एमसीडी के, जिसमें नॉर्थ, साउथ एंड ईस्ट एमसीडी के नाम से ये सिविक बॉडीज़ जो है वो डिवाइडेड थी। अब इन सब को एक साथ करके अब ये बताया गया है कि यहाँ पर उनका बजट जो है वो लाया जाएगा। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें पता होना चाहिए कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली को अब यूनिफाइड कर दिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 3 पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है देखो, दिल्ली में जो भलसवा लैंडफिल है, मतलब यहाँ पर क्या किया जाता है, जो भी आपका वेस्टेज है उन सभी को लिया जाता है और फिर यहाँ पर डंप कर दिया जाता है। ये जो भलसवा लैंडफिल है यहाँ पर 1994 से यहाँ पर जो है वो वेस्टेज को डंप किया जा रहा है। लेकिन अब टाइम इतना आ गया है कि यहाँ पर जो भी वेस्टेज से जो भी कंटेमिनेटेड जो पार्ट होते हैं वो ग्राउंड वाटर में जाकर के मिक्स होने लग गए, और यहाँ के लोकल पॉपुलेशन, लोकल रेजिडेंट जब उसका यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से उनको स्किन एलर्जी, अदर हेल्थ प्रॉब्लम एंड इश्यूज जो हैं वो क्रिएट होने लग गए हैं। तो इस तरीके की जो भी लैंडफिल साइट्स हैं उनको किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके या किस तरीके से उसको हम एक तरीके से उन डंपिंग साइट्स को
क्लीन कर सकते हैं, जो वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स को उसको प्रॉब्लम ना हो, इसका ध्यान में रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए पेज नंबर 4 पर। पेज नंबर 4 पर यह बताया गया है कि आसाम मिनिस्ट्री ने अपनी जो उनकी मतलब जितनी उनकी स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज़ करने की कोशिश की है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि जितनी भी स्ट्रेंथ है आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, उसके मोर देन 15% जो है वो आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं बना सकते हो। ओके, अच्छा, ये जो लिमिटेशन है ना वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू रखी गई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 5 पर, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसमें बताया गया है कि 2021 में कर्नाटका में 70 एलिफेंट्स की डेथ हो गई। अभी कुछ टाइम पहले ही एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया जिसमें डिसाइड किया गया है कि इस साल एलिफेंट की और टाइगर की जो सेंसस जो अलग अलग टाइम में कंडक्ट करवाई जाती थी, इस बार उन दोनों को साथ में कंडक्ट करवाया जाएगा। टाइगर की पॉपुलेशन जो है, टाइगर की सेंसस जो है वो 4 साल में कंडक्ट करवाई जाती है, और एलिफेंट की जो पॉपुलेशन है सेंसस जो है उसको 5 ईयर्स में कंडक्ट करवाई जाती थी। अब यहाँ पर 2021 में जो डेथ हुई है कर्नाटका में, तो इसमें अदर इश्यूज के बारे में बताया गया है कि इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से, रेलवे ट्रैक की वजह से उनकी डेथ हुई है, कुछ नेचुरल तरीके से भी डेथ हुई है, नेचुरल कॉजेज रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर जितना ज़्यादा डेवलप किया जा रहा है, मतलब एलिफेंट के एरियाज़ में जो उनका नेचुरल हैबिटाट है उसमें जितना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है उतनी ज़्यादा इस तरीके की जो एक्टिविटी है, इस तरीके के इंसिडेंट जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर आप सभी को पता है पंजाब के एक सिंगर सिद्धू मूसेवाला, उनको मर्डर कर दिया गया। अब उसके बाद में सीबीआई जो है वो इंटरपोल में गई है, इंटरपोल की तरफ उन्होंने मूव किया है कि इंटरपोल की हेल्प लेकर के कनाडा की जो पुलिस है वो हेल्प करे सीबीआई की, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जिन्होंने अटैक करवाया, जिन्होंने मर्डर करवाया, वो कनाडा से उनका कुछ रिलेशन है। अब ये इंटरपोल टर्म, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 1923 की बात है, और उसमें डिसीजन लिया गया था कि हम इंटरनेशनल लेवल पर एक ऐसी पुलिस बनाए ताकि जब भी किसी भी कंट्री में कोई इशू हो तो उस कंट्री की से भी कोई ना कोई डेजिग्नेटेड पुलिस जो है वो इस इंटरपोल का एक मेंबर हो, और फिर उस कंट्री में मान लो यूएसए में कुछ इंसिडेंट हुआ और उनको लगता है कि इंडिया का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो फिर इंडिया में जो भी इंटरपोल से रिलेटेड जो भी एजेंसी है उसको डिस्कस किया जाएगा उसके साथ में, और फिर इंडिया में इस इश्यू को सोल्व करने में वो जो एजेंसी है वो हेल्प करेगी। इसीलिए इंटरपोल से हमारे इंडिया में सीबीआई एफिलेटेड है। ओके, तो जब भी इंडिया से रिलेटेड कोई इश्यू होता है तो सीबीआई उसको हैंडल करती है। तो इंटरपोल आपको समझ में आ गया होगा, इंटरनेशनल लेवल की जो पुलिस है उसको इंटरपोल नाम से जानते हैं। और सीबीआई ने अब मूव किया है इंटरपोल को लेकर के कि हम सिद्धू मूसेवाला जो सिंगर जिसका मर्डर हुआ है उसको सॉल्व करने में, उस इशू को आप हमारी हेल्प कीजिए। ओके, इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 6 पर, एडिटोरियल पेज पर, और इस आर्टिकल में सबसे पहले तो देखो यहाँ जो आर्टिकल है वो दिल्ली में एलजी और सीएम के बीच में जो इशू चलता रहता है उसी के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि पहले के जो एलजी थे उनके साथ में भी इस तरीके के इशू थे, अभी नए एलजी वहाँ पर आए हैं उनको लेकर के भी इशू बने हुए हैं। अभी कुछ टाइम पहले जो एलजी हैं उन्होंने क्या किया है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बताए बिना ही दिल्ली जल बोर्ड के जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ में मीटिंग कर ली। मतलब इलेक्टेड गवर्नमेंट को आपने एक तरीके से ट्रांसफ़र, आपने साइड करने की कोशिश की है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि दिल्ली को जब दिल्ली जो है वो स्टार्टिंग से यूटी था, लेकिन जब दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली लाने की कोशिश की गई 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1991 में, तो इसमें डिसीजन लिया गया था कि 3 पॉइंट्स जो हैं वो ही सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए जाएंगे, जिसमें लैंड, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस। लेकिन टाइम के साथ में पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस होकर के सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो अपने अंडर करने की कोशिश की है। इस आर्टिकल में देखो पॉलिटिकल बेसिस पर भी कुछ बात रखी गई है कि आने वाले टाइम में आम आदमी पार्टी जो है वो एक तरीके से बीजेपी को क्या कर सकती है, बीजेपी को जो है वो यहाँ पर अगर हम सेंट्रल लेवल पर देखें या अदर स्टेट लेवल की पॉलिटिक्स में देखें तो वहाँ पर उन दोनों को इक्वली जो है वो एक तरीके से टक्कर दे रही है। इसको लेकर के बीजेपी को लगता है कि कम से कम जो है आम आदमी पार्टी के यहाँ पर जो पावर्स हैं उनको कम से कम किया जा सके, ताकि अदर स्टेट में जो उनका स्प्रेड है वो कम से कम हो सके। इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो भी इशू होते हैं उसमें जुडिशरी जो है वो इंटरवीन कर सकता है, और यहाँ पर जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड
टेक्नोलॉजी के बीच में जो भी इशू है उनको सोल्व किया जा सकता है ताकि बेहतरीन के लिए यहाँ पर काम हो सके। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो ईरान और इंडिया के बीच में रिलेशन को लेकर के हैं। अभी हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के जो मेंबर्स हैं उन्होंने अपना प्रोटेस्ट किया है कि इंडिया की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है वो गलत है। तो ईरान ने, कल हमने डिस्कस किया था कि ईरान के मिनिस्टर इंडिया के विजिट पर उन्होंने बोला है कि इंडिया ने जो भी अपनी तरफ से बात रखी है उससे हम सहमत हैं और हम मानते हैं कि हाँ, जो भी प्रॉब्लम हुई थी उसको सॉल्व कर लिया गया है। अब यहाँ पर इंडिया और ईरान के जो रिलेशन है वो अगर हम एंशिएंट टाइम में देखें तो काफ़ी बेहतरीन रिलेशन रहे हुए हैं, लेकिन जैसे ही यूएसए ने ईरान के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, इंडिया ने अपने आप को चेंज करना स्टार्ट कर दिया। इंडिया ने, अगर हम बात करें, इंडिया ने वैसे चाबहार पोर्ट डेवलप किया था ताकि हम काबुल तक पहुंच सके, अफगानिस्तान तक पहुंच सके ईरान का लैंड एरिया का यूज़ करते हुए, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस लगाए तो हमने जो भी ऑयल का इंपोर्ट है वो अदर कंट्रीज से करना स्टार्ट कर दिया। जो भी उनके साथ में हमारे रिलेशंस हैं वो चेंज होना स्टार्ट हो गए। यही मेजर रीजन रहा कि ईरान ने भी अपने आप को चाइनीज़ इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर दिया और इंडिया ने यहाँ पर जो अदर ग्रुप है जिसमें इजराइल है, यूएई है, इन ग्रुप्स को ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में दोबारा से इंडिया को लेकर के बोला जा रहा है कि आप रशिया से ऑयल को इंपोर्ट कर रहे हो, तो इंडिया अपनी बात रख सकता है कि आप चाहते हो कि हम रशिया से इंपोर्ट ना करें, तो वेनेजुएला और ईरान के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं यूएस ने, उनमें आप क्या उनको लूज़ कीजिए ताकि हम वहाँ से इंपोर्ट कर सकें। इस तरीके से ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस हैं उनको ईजीली हैंडल किया जा सकता है और जो हमारे रिलेशन है वो काफ़ी बेहतरी के लिए होने चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान में जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसको अगर हमें सेव करना है तो यहाँ के लोकल जो कंट्रीज़ हैं उन सभी के साथ में इंडिया के रिलेशन बेहतरीन होने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के है कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन चाहे कितने भी सही नहीं रहे हों, कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि काफ़ी लंबे टाइम तक दोनों कंट्री के बीच में डिस्कशन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बताया गया है जो 1960 में जिसको साइन किया गया था। उस टाइम हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अयूब खान, उनके बीच में डिस्कशन होता है और फिर इस ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि हालांकि टाइम टू टाइम यहाँ पर कुछ इश्यूज क्रिएट हुए, जैसे इंडिया ने कुछ अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इम्प्लीमेंट किए यहाँ की ट्रिब्यूटरीज़ को लेकर के, जो मेन रिवर की ट्रिब्यूटरीज़ हैं, लेकिन उनको सॉल्व कर लिया गया और ये जो प्रॉब्लम है इसको रेगुलर करते हुए, उसको सॉल्व करते हुए, मेंटेन करते हुए इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो काफ़ी मैनेजेबल तरीके से इम्प्लीमेंट रही है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि इस तरीके की जो इम्प्लीमेंटेबल जो पॉइंट्स हैं उनको हम हमारे इंडिया के इंटरनल लेवल पर भी अगर हम देखें तो हर स्टेट में किसी ना किसी रिवर को लेकर के कन्फ्लिक्ट है, उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 9 पर, और यहाँ पर राज्यसभा इलेक्शन को लेकर के बता रखा है। आप सभी को पता है राज्यसभा जो है वो कभी डिसॉल्व नहीं होती है, ओके, लेकिन यहाँ पर जो जिसके मेंबर होते हैं उनकी टर्म 6 ईयर की होती है। हर दूसरे साल जो है 1/3 जो सीट जो है वैकेंट हो जाती हैं। तो इसमें बताया गया है कि प्रेजेंट टाइम में कुछ सीट्स को तो इनडायरेक्टली भर लिया गया है, मतलब जहाँ पर मेजोरिटी है किसी भी पार्टी की, जहाँ पर सीट्स मेजोरिटी में है उनको फिल कर लिया गया है, लेकिन कुछ स्टेट्स में जो है वो इलेक्शन में पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। ओके, तो उसके बारे में बताया गया है कि किस तरीके से कौन सी पार्टी अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको जितवाने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 11 पर, और यहाँ पर इंडिया और वियतनाम के बीच में जो रिलेशन हुए हैं, जो अभी हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो कुछ साइन किए गए हैं MOU, उसके बारे में यहाँ पर बताया है कि इंडिया जो है उन्होंने 12 स्पीड पेट्रोल बोट्स जो है वो वियतनाम को डिलीवर की है। देखो, इसको आप इस तरीके से समझो, इंडिया जो है, सबसे पहले चाइना जो है वो साउथ एशिया में, इंडो पैसिफिक रीजन में अपने पॉइंट्स डेवलप करने की कोशिश करता है। मतलब जैसे श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, और भी अदर कंट्रीज हो गए, वहाँ पर कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश कर रहा है चाइना। और चाइना क्यों करता है? ताकि इंडिया को यहाँ पर काउंटर किया जा सके। तो इंडिया भी अपनी इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए यहाँ पर, आप सभी को पता है साउथ चाइना सी है, और साउथ चाइना सी में यहाँ के जो लोकल कंट्रीज़ हैं और चाइना के बीच में कन्फ्लिक्टेड है। तो इंडिया ने वियतनाम में अपना एक बेस डेवलप करने की कोशिश की है, ताकि 2011 में भी इंडिया के साथ में कुछ रिलेशन हुए थे वियतनाम के, जिसमें यहाँ पर जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उनको एक्सप्लोर करने में इंडिया हेल्प करेगा वियतनाम की। तो अब अगर इंडिया की प्रेजेंस होती है वियतनाम में, क्योंकि अभी हमने फिर से कुछ एग्रीमेंट साइन किए हैं, तो इसको लेकर के चाइना जो है वो अपना इशू क्रिएट नहीं कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर भी इंडिया जो है वो अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी को फॉलो करते हुए वियतनाम के साथ में और भी अदर कंट्रीज़ के साथ में अपने रिलेशन को बेहतरीन की तरफ ले जा रहा है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है पेज नंबर 13 पर देखो, इस आर्टिकल में बताया गया है कि QS वर्ल्ड रैंकिंग जो है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, उसमें IISc बेंगलुरु ने टॉप किया है। इंडियन यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, 41 इंडियन इंस्टीट्यूशन जो हैं वो इस लिस्ट में हैं, जिसमें इट रैंक्स 155 155 रैंक आई है IISc बेंगलोर की, लेकिन इंडिया के इंस्टीट्यूट्स में सबसे टॉप रैंक उन्होंने हासिल की है। IISc बेंगलोर की अगर हम बात करें तो 1893 में जब वो धर्म संसद में पार्टिसिपेट करने जा रहे थे स्वामी विवेकानंद, तो उस टाइम में जो टाटा जो थे उनके साथ में डिस्कशन हुआ और एक बेसिक पॉइंट रखा गया कि अगर इंडिया को हम डेवलपमेंट और रिसर्च की तरफ आगे ले जाना चाहते हैं तो इंडिया में साइंस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए, और इसीलिए इस यूनिवर्सिटी को फिर टाटा के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था। यहाँ पर कोविड को लेकर के बताया गया है कि दोबारा से कोविड के जो केसेस हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए फॉरेन पेज पर, और इस आर्टिकल में बताया गया है कि देखो जो भी रशिया और यूक्रेन के बीच में जो इशू है उसको लेकर के बताया गया है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि थाईलैंड जो है वो फर्स्ट एशियन कंट्री बन गया है जिन्होंने marijuana को लीगलाइज कर दिया गया है, ताकि यहाँ पर जो टूरिज्म है, एग्रीकल्चर सेक्टर्स है, उनको बूस्टअप किया जा सके और इकोनॉमी को बूस्टअप किया जा सके थाईलैंड में। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।